ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी जो कि हमेशा आधुनिक सेक्टर में भारत का प्राचीन योगदान कैसे था और किस तरीके से अगर हम वही एंशिएंट नॉलेज यूटिलाइज करते हैं तो फिर से भारत को एक महासत्ता बना सकते हैं, ये हमें हमेशा अपने सेशन के थ्रू बताते हैं। और इसी सेशन के द्वारा अभी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वो बैंकिंग सेक्शन को आगे बढ़ाए। हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का मूल उद्देश्य, मकसद यही होता है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। आप किस दुनिया में किसी भी कोने में जाइए और दुनिया में किसी भी स्कूल में बिजनेस की जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ऐसे ही है कि एक ऐसी संस्था जो पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है और किसी वस्तु या किसी सेवा का मैन्युफैक्चरिंग या देके वो पैसे कमाते हैं। तो पूरी दुनिया में यही एक व्याख्या है कि बिजनेस यानी पैसा कमाना। लेकिन एक दो जगह पे ऐसा भी है कि इस बिजनेस के दो प्रकार बताए गए हैं। तो एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, और एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं लेकिन सामाजिक कुछ अच्छा काम करना, जिसे हम लोग कहते हैं एनजीओ। लेकिन मुझे यह प्रश्न पड़ा कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एनजीओ बिजनेस का एक पार्ट है। तो कैसे वो बिजनेस, कैसे वो एनजीओ अगर सामाजिक काम के लिए भी कुछ काम कर रहा है, सामाजिक कुछ अच्छी चीजों के लिए काम कर रहा है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? कितने दिन तो क्या वो सिर्फ चंदा, डोनेशन इसके ऊपर काम करेगा? वो खुद चलने के लिए भी उसको चाहिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगी जिससे प्रॉफिट निकले। अभी देखिए ना, एमसीएल में हम जिस उद्देश्य के साथ, जिस विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा भी मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, सब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी तैयार करना, और ये मैक्सिमम जो प्रॉफिट, जो हमारी क्षमता है हमारे देश की, वो कमा के हम फिर हमारे देश के ये जो गांव है, ये जो हमारे तहसील है, ये जो जरूरत है उसको पूरा करना, फिर से हमारे गांव को सुजलाम सुफलाम करना, पूरा प्रॉफिट हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एनजीओ यानी क्या और एनजीओ किस तरह से होनी चाहिए, इसके लिए एमसीएल पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करने वाला है। तो दोस्तों, जब बिजनेस की बात करते हैं तब हम हमारे इस जो एमसीएल का बिजनेस मॉडल है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। आज एमसीएल बिजनेस मॉडल का एक इस तरह हमने स्ट्रैटेजी या मॉडल तैयार किया है कि हमारे इस परिवार में जो भी सदस्य है वो सभी उद्योजक है। यानी हमारे बीडीए, हमारे चैनल पार्टनर, हमारे सभी तरह के उद्योग, यानी एमवीपी, एमबीएस, हर तरह के काम करने वाले उद्योजक, यहां तक के हमारे एमपीओ में जो आज शेयर होल्डर है, चाहे वो किसान हो, बगैर किसान हो, कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, हर कोई जो एमसीएल से जुड़ा हुआ है, हर कोई उद्योजक है। और सबका एक उद्देश्य है कि कैसे इस एमसीएल के माध्यम से, एमसीएल के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बिजनेसेस जो हमने शुरुआत की है उसके माध्यम से खुद की आमदनी बढ़ाए, खुद के लिए प्रॉफिट बनाए, खुद के अपने फैमिली के लिए प्रॉफिट बनाए। ये सबका उद्देश्य है। और ये पूरी जो बिजनेस मॉडल है, ये हमारा बिजनेस मॉडल वैसे ही है। और अगर आप किसी भी पोजीशन पे हो, अगर आप सिंपल एमपीओ मेंबर्स भी हो या सिंपल चैनल पार्टनर हो या किसी भी लेवल पे अगर काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी योग्यता है, अगर आप में वो पैशन है, अगर आप बहुत कुछ वो प्रतिभा अगर आप में है, तो आप कल एमसीएल के सर्वोच्च स्थान पे भी जा सकते। ऐसा भी इंतजाम हमने किए करके रखा है। तो एमसीएल ये सभी उद्योजकों से भरी हुई ऐसी एक फैमिली है। तो दोस्तों, जब हम सभी लोग उद्योजक हैं, जब इस एमसीएल के फैमिली से जुड़ा हुआ हर कोई अगर उद्योजक है, तो हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए और वो है पैसा।
हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए, वो है पैसे का व्यवस्थापन, क्योंकि ये बहुत 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 यानी कोर है। यानी एक ऐसी एक्टिविटी, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं तो उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क अच्छे लाना, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना। वैसे ही अगर स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हम लोग किसकी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे दौड़ू और कैसे वो 100 मीटर 200 मीटर वो कम वो रिकॉर्ड टाइम में करूं। उसी तरह से अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी, राइट। लेकिन बहुत बार हमारे ये उद्योजक हमारे इस पैसे को ही इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और आपके सामने आजू बाजू आज हमारे सामने हजारों ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही अच्छे प्रतिभावान ऐसे उद्योजक हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो बहुत सच्चाई के साथ एक अच्छे इंटेंशन के साथ वो काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो करना चाहिए बिजनेस वो तैयार नहीं कर पाते। और उससे भी आगे जाके मैं कुछ बोलता हूं कि कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से अच्छी कंपनियां भी तैयार की, लेकिन उन्होंने ऐसे ये जो पैसे का जो एंगल है ना उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हमें हमेशा लगता है कि वो पैसे का जो चीजें कौन देखेंगे, तो सीए देखेंगे, सीएस देखेंगे, अकाउंटेंट देखेंगे, हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। लेकिन इस चक्कर में एक बहुत ही जबरदस्त ऐसे बिजनेसेस पूरे नीचे आ जा सकती है, और पूरा जो बिजनेस है वो पूरा बिजनेस फिर से लो हो सकता है, एकदम जीरो हो सकता है। और ऐसा बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, ये तलवलकर जिम करके एक जिम है। 1932 यानी 90 साल पहले, 90 साल पहले इन्होंने बहुत ही पैशनेट इसके बारे में जो अच्छे लोग थे उन्होंने इस जिम की शुरुआत की। दोस्तों, इस जिम को बहुत मशहूर किया, इसका नाम रोशन किया, इसको बिजनेस बहुत बढ़ाया। ये इसके मेन प्रमोटर है मधुकर तलवलकर साहब, जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जैसे आपको अभी ये दिख रहे हैं, उनकी उम्र है 91 ईयर्स। 91 ईयर्स 91 ईयर्स में ये व्यक्ति पुलअप्स मारते हैं। आप अभी भी जिस भी एज में हो, कोई भी एज में जो हो, अपना आप पुलअप मारने की कोशिश कीजिए। पुलअप्स यानी मैं सिर्फ वजन वगैरह उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, पुलअप्स की बात कर रहा हूं मैं। ये आज भी पुलअप्स मारते, तो सोचिए कितने दिल से, और इनकी जो जीवन पद्धति वो जबरदस्त है, इसलिए 91 ईयर्स में भी आज वो ऐसे दिखते हैं। तो एक बहुत ही पैशनेट इन्होंने ऐसी तलवलकर जिम करके ये ब्रांड ये चालू किया। बाद में इनकी वो लगन, मेहनत, और एक अच्छे इंसान है, उन्होंने कुछ फंड रेजिंग की। और एक ऐसा समय था कि इस तलवलकर ये जो सेक्टर है हेल्थ सेक्टर से भी बेहतर नेक्स्ट जिम का सेक्टर है, इसमें पहली ऐसी कंपनी थी कि जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रही थी। हमारे देश में लगभग 80 से ज्यादा शहरों में इन्होंने 520 से ज्यादा ब्रांचेस खोले। उन्होंने आईपीओ में गए, उन्होंने पैसा रेज किया। इनफैक्ट इनिशियली आईपीओ के पहले भी इन्होंने जो पैसा रेज किया, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हॉलीवुड के और जेनिफर लोपेज से लेके हमारे बॉलीवुड के शाहिद कपूर, मलाइका अरोरा, इन्होंने सबने इन पे पैसा डाला इस क्योंकि लोग अच्छे हैं, कंपनी अच्छी, सब कुछ। लेकिन वो जो फाइनेंशियल जो चीज है उसके तरफ साहब ने इन्होंने कभी शायद देखा नहीं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इनके साथ जो लोग थे, जो सीए सीएस बाकी कुछ लोग थे, उन्होंने इस तरह से इसका सब मैं तो कहूंगा कि गलत व्यवस्थापन किया कि जिसकी वजह से आज ये जो कंपनी है इसके 520 से जो शाखाएं कम होकर आज सिर्फ 3 से 4 शाखाएं है। आज उनका शेयर 2 से 3 रुपए का है, और उनके ऊपर ऑलमोस्ट 750 करोड़ का लायबिलिटी है, उसमें से 450 करोड़ बैंक का लोन है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है समझना कि पैसा और पैसे का व्यवस्थापन इनफैक्ट आप जहां रह रहे हो अभी, जिस तहसील में, गांव में, और हमारे देश से लेकर दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में जाइए, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। और जो लोग सक्सेसफुल है बिजनेस में, उनमें एक चीज कॉमन होती है कि वो बहुत अच्छी तरह से समझते पैसे को, बहुत अच्छी तरह से समझते कि कैसे बिजनेस में पैसे का ख्याल रखा जाए, पैसे का व्यवस्थापन करना चाहिए, जो हम लोग नहीं समझते। और ऐसा नहीं है कि इनको समझने के लिए इनके पीछे बैकग्राउंड होता है, वो कुछ सीए होते हैं, सीएस होते हैं, अकाउंटेंसी आते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी एक अच्छा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है धीरूभाई अंबानी साहब का।
लेकिन ऐसे सभी एग्जांपल्स हैं। वो ही लोग सक्सेसफुल होते हैं बिजनेस में जो पैसे के बारे में ख्याल रखते हैं। अगर हम सभी लोग उद्योजक हैं, अगर हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में हमें एज ए उद्योजक मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो ये चीज हमें सबको बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये अगर चीज है तो फाइनेंस के ये पैसा ऑफ कोर्स मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन एमसीएल में एक प्रिंसिपल है काम करने का, एक तरीका है समझने का, कि हम लोग कोई आपको गाइड नहीं देंगे, हम लोग कोई आपको किताब नहीं देंगे, कोई लेक्चर्स नहीं देंगे, देखिए आप लेक्चर्स देखो, ये गाइड पढ़ो, फिर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, नहीं। इट इज ऑलवेज लर्निंग बाय डूइंग। करो, आप करो, देखो कोई चीज अगर 100 रुपए में भी बनती है, 10 रुपए में भी बनती है, तो किस तरह से 10 रुपए में बने। कोई चीज अगर वो 6 महीने में भी बनती है, 2 महीने में भी बनते, तो किस तरह से उसको करो। तो हर चीज में हम सभी मिलके इसको सीखेंगे कि कैसे इस चीज का हम लोग व्यवस्थापन करें, कैसे पैसे का व्यवस्थापन करें। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझे। बाकी कोई चीज आपको समझे ना समझे, टेक्नोलॉजी नहीं समझी, आपको बाकी की कुछ चीजें नहीं समझी, मार्केटिंग की चीजें नहीं समझी, वो ठीक चलेगा। लेकिन आप अगर इसमें हो, किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यवसाय में, और स्पेशली जब एमसीएल में हो, तब हमें इसमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कैसे मैं 100 रुपए से 150 200 रुपए बना सकता हूं। और दोस्तों, आज की तारीख में पैसे हमारे जीवन की बहुत मूलभूत अत्यावश्यक ऐसी जरूरत बन चुकी है। यानी अगर आप घर में भी हो, हाउस वाइफ हो, घर का काम कर रहे हो, फिर भी आपको पैसे लगने हैं, दूध सब्जी सब कुछ। आप ऑफिस जा रहे हो तो भी आपको पैसे लगने हैं, आप बिजनेस कर रहे हो तो पैसे तो लगने ही है, आप स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल की फीस वगैरह रहेगी, उसके लिए पैसे लगते हैं, कॉलेज में जाते हो उसके लिए पैसे लगते हैं, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उसके लिए पैसे लगते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जहां पैसे नहीं लगते। इतना जरूरी बन गया हमारे जीवन में पैसे का स्थान। और जहां पैसे आते हैं वहां आती है बैंक। दोस्तों, ये बैंक यानी क्या होता है कि इस पैसों के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्यों चाहिए होते हैं हमें पैसे। तो ये पैसे चाहिए होते हैं हमें लेन देन के लिए, कुछ चीजें खरीदने के लिए, कुछ सेवाएं खरीदने के लिए। ओके, अगर गवर्नमेंट को कुछ फीस देनी है, बाकी कुछ करना है, तो वो भी एक सेवा है जो हम लोग ले रहे हैं गवर्नमेंट की। तो इन सभी चीजों के लिए, आई मीन, आप सब्जी ले रहे हो और या घर ले रहे हो। अभी घर एक ऐसी चीज है कि जहां इतना सारा पैसा सबके पास नहीं होता कि एक साथ हम लोग पैसे दे और घर ले लें, तो बहुत सारे लोन वहां हमें लगता है लोन। तो इन सिंपल, आज सब्जी दूध से लेके आप घर तक या कॉलेज की फीस तक, इन सभी चीजों के लिए कोई तो ऐसी संस्था चाहिए होती जो आपकी तरफ से ये काम करे। एक थर्ड पार्टी लगती है जो आपके बिहाफ पे आपके ये सभी फाइनेंशियल काम करे, और वही है बैंक। तो बैंक का अर्थ क्या है? तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो आपके लिए, आपकी तरफ से पैसे के सभी काम करती है। ये बहुत बेसिकली आपको समझना चाहिए। और पैसे से क्या क्या काम होते हैं वो सभी इसमें शामिल है। यानी सिर्फ वस्तुओं की लेन देन नहीं, लेकिन इंश्योरेंस, इसमें लोन, क्रेडिट, या सब कुछ जो इसमें पैसे का व्यवस्थापन होता है, वो सभी बैंक, ये सभी करने वाली संस्था, ये संभालने वाली लीगल संस्था अगर कोई है तो वो है बैंक। तो दोस्तों, अगर बैंक की डेफिनेशन, व्याख्या अगर आप देखो, तो सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल व्याख्या, कि ऐसी संस्था जो लीगली, कायदे कानून से आपके पैसे ले सकती है और उस पैसे के ऊपर ब्याज दे सकती है, उसके साथ वो संस्था लोन भी दे सकती है। तो कायदे कानून के साथ करने वाले ऐसी संस्था जो है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट इशू है, क्या वो पैसे ले सकती है और उसके ऊपर आपको ब्याज दे सकती है, और दूसरा लोन दे सकती है। तो ये दो चीज करने वाली जो संस्था होती है उसे कहते हैं बैंक। और इस बैंक और इकोनॉमी, बैंक और अर्थव्यवस्था, यानी इतना इंपॉर्टेंट है ये समीकरण, कि बैंक बोले तो अर्थव्यवस्था है, और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बैंक जरूरी है। यानी वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, अफ्रीका की अर्थव्यवस्था है, भारत की किसी भी कोने की अर्थव्यवस्था है, बैंक कंपलसरी होती है इस अर्थव्यवस्था के लिए, बिजनेसेस के लिए। और इसका जो कैसे बैंक की शुरुआत हुई, कैसे बैंक का विकास हुआ, और किस तरह से बैंक का इवोल्यूशन आज की तारीख में हो रहा है, ये समझना बहुत ही रोमांचकारी है। ऑफ कोर्स
एक बात तो है कि बैंक का इतिहास समझना यानी अर्थव्यवस्था का इतिहास समझना, एकदम बराबर। कि उस बैंक का जब इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलेगा, लेकिन उसके साथ उस टाइम का जब जब वो बैंक का जो वो सफर था, उसमें वहां तब की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसे था, लोगों का कल्चर कैसे था, इन सभी चीजों के बारे में बैंक बताती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बैंक ये कमोडिटी एक्सचेंज के लिए संस्था है, कमोडिटी एक्सचेंज। अब इस कमोडिटी में क्या आता है, तो वस्तुएं भी आती है और सेवाएं भी आती है। तो बैंक आपकी तरफ से ये सभी जो वस्तु है, सेवा है, उसको लेने देने के लिए ये जो काम करने वाले एक संस्था है, ये उसका बेसिक काम है। ओके, कि पैसा, ये सब बैंक जो कुछ है वो आपके लिए यही काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। तो कोई भी चीज लेने के लिए, देने के लिए, सेवा लेने देने के लिए आपको क्या लगता है, पैसा, और इस पैसे का व्यवस्थापन करती है बैंक। तो ये जो वस्तु विनिमय है, कोई भी चीज या लेन देन की जब बात आती है, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम से। अभी बार्टर सिस्टम का मतलब है वस्तु विनिमय, यानी ऐसा समय था कि जब ये पैसे नहीं थे तो एक वस्तु को देके दूसरी वस्तु को हम लोग लेते थे। यानी दुनिया में देखो, दुनिया में सबसे पहले इकोनॉमी की शुरुआत हुई हमारी खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर से। मनुष्य एक प्राणी था और एक सामाजिक प्राणी बना, एक समाज में रहने लगा। उसका कारण ही था एग्रीकल्चर। वो खेती ही थी कि जिसके वजह से भटक भटक ने उसने छोड़ दिया, एक जगह पे रुक के वो खेती करने लगा। गांव बसे, शहर बसे, और हमें बाद में पता। तो जब वो गांव बसे तब इनिशियली क्या होता था उस अर्थव्यवस्था में, कि बहुत सारे लोग खेती करते थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो खेती के लिए उपकरण या औजार जो लगते हैं वो बनाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो वस्त्र बनाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो आपका घर बनाते थे। तो ये सभी लोग फिर एक दूसरे के लिए अपनी वस्तु या सेवा देने के लिए उसके एक्सचेंज में उनकी वस्तु लेते थे। यानी अगर आप मेरे घर के लिए लकड़ी का सामान बना रहे हो तो मैं अपने खेतों से जो मैंने धान तैयार किया मैं आपको दूंगा। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन उस व्यवहार में, उस लेन देन में क्या होता था कि बहुत परेशानी होती थी। यानी हर वो जो व्यवहार है, जो चीज है, वो सही है क्या गलत। अगर मैंने आपको कोई चीज दी है वो शायद ज्यादा वैल्यू की हो सकती है, मूल्य की हो सकती है, और जो मैं आपसे ले रहा हूं वो कम है, तो मैं तो घाटे में रहा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है ना कि उसका वस्तुमान आकारमान का कोई लेना देना नहीं था। यानी आप बोरी भर के आप उसको चीनी दो, आई मीन नमक दो, सपोज बहुत बड़ा बोरी भरी आपने और नमक दिया उनको, और उसके बदले में सिर्फ चप्पल ली। तो चप्पल दिखने में छोटे ही है या जूते छोटे हैं, आकारमान वस्तुमान कम है, लेकिन उसका मूल्य ज्यादा, हम सभी जानते हैं आज की तारीख में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें हो रहे थे और इसीलिए जरूरत पड़ी चलन की, पैसों की, कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो ना कि जिससे ये सभी जो लेन देन है, ये सभी जो व्यवहार है, उसमें कुछ समानता आए, प्रमाण आए। और इसी के साथ सब शुरुआत हुई पैसों की, और पैसों की शुरुआत हुई सिक्कों के साथ। तो ये पूरी जो अर्थव्यवस्था है, यानी अगर ये जो शुरुआत थी तब के राजाओं ने, तब के एक राजा, उसकी जो भी उसका जो प्रदेश था, तो उसमें राजा ये सब काम करने के लिए अपने खुद के सिक्के बनवाता था। और वो सिक्के एक मूल्यवान ऐसे धातु के होते थे, सोने के होते थे, और उसमें वो अपनी मोहर लगाता था कि इस राजा का वगैरह है, और उसके पूरे प्रदेश में वो चलता था। वो सिक्के थे जिससे फिर आप वस्तु या सेवा ले दे सकते थे। अभी एक प्रदेश की, एक राजा का जो जितना प्रदेश था उसमें उसके सिक्के ही चलते थे, दूसरे प्रदेश में नहीं चलते थे। जैसे आज हमारे देश का रुपया है और बांग्लादेश का टाका करके एक उनकी करेंसी है, तो बांग्लादेश में वो टाका चलेगा, हमारे यहाँ रुपया चलेगा। तो वैसे ही था, वो लोग करते थे। बाद में जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तब ये जो मूल्यवान धातु थे वो थोड़े से कम कम होने लगे, बिकॉज ज्यादा सिक्के लगते थे। तो पहले शुरुआत हुई सोने के सिक्कों के साथ, बाद में चांदी के सिक्के, बाद में फिर पीतल के सिक्के, ऐसा ऐसा करके ज्यादा से होने लगा। लेकिन एक समय ऐसे लगा कि सिक्के कम पड़ने लगे और फिर शुरुआत हुई पेपर मनी की। दुनिया में सबसे पहले जो पेपर्स हैं वो 7वें शतक से चालू हुए, और ये पेपर तब एक हुंडी, आई मीन
जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट देती है बैंक कि मैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट मैं आपको देता हूँ कि मैं आपको इतना सामान दूंगा और इतने पैसे भी दूंगा, और ये जो उसकी गारंटी है, या ये पैसे ही है, आप सिर्फ दिखा देना और पैसे ले लेना। ये जो चीज है उसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद शुरुआत हुई रिप्रेजेंटेटिव मनी की। यानी क्या कि देखिए, हमने देखा कि कैसे सोना रख के पहले जो सिक्के थे, पैसे थे, उनका मूल्य भी उतना ज्यादा था। यानी अगर आप सोने के सिक्के देते तो सोने के मूल्य, सोने का खुद का मूल्य भी बहुत ज्यादा था पैसे का। लेकिन आज की तारीख में वैसा नहीं है। आज की तारीख में अगर आरबीआई को 100 करोड़ का चलन प्रिंट करना है, तो आरबीआई क्या करती है, या कोई भी किसी भी देश की मध्यवर्ती बैंक क्या करती है, तो वो जो 100 करोड़ आपको तैयार करने हैं, उसके मूल्य का सोना या उसका इफेक्टिव जो कुछ मूल्यवान ऐसी चीज है उसको पहले रखती है, और वो रखने के बाद उसके अगेंस्ट ये करेंसी, ये जो नोट है वो छापती है, प्रिंट करती है। और आप देखोगे कि आपके 10 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, ये एक ऐसी करेंसी है कि जिसके हाथ में ये नोट होगा, धारक जो इस नोट को धारण करेगा, धारक, उस धारक को आरबीआई बोलती है कि मैं आपको 500 रुपए देने का वादा करता हूं। और आरबीआई की तरफ से कौन करता है? गवर्नर। तो इसलिए आप देखोगे कि इसमें उस नोट के ऊपर अभी इधर लिखा है गवर्नर उर्जित पटेल। तो जो भी गवर्नर होता है वो सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, जिसने वो सोना रखा है और उसके अगेंस्ट एक करेंसी आपको दी है, तो बोलते हैं कि अगर जिसके पास ये नोट होगा उसको हम लोग 500 रुपए देंगे, और इसी पैसे को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। दोस्तों, फिर हर देश में इस पैसे को लेके अपने खुद के चलन शुरुआत हुए, खुद के उस चलन के चिन्ह शुरुआत हुए। जैसे आज रुपए का चिन्ह है, डॉलर का एक चिन्ह है, पाउंड का एक चिन्ह है। तो हर आज सभी देशों में अपनी खुद की करेंसी है और खुद का एक चिन्ह है। एक बाद में एक ऐसा समय आया कि ये पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों से ये पैसा ले दे सकते हो, वस्तु या सेवा लेने देने की शुरुआत हुई, और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जहां कंप्यूटर से ये सब चलने लगा। और उसके बाद आया प्लास्टिक मनी, यानी करेंसी तो निकल ही गए, करेंसी की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, पैसे आपको जेब में बटुए में रखने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड, जिसे हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहते हैं, वो लेके जाओ और उससे पूरी लेन देन करो। और आज जिस व्यवस्था में हम लोग हैं वो तो है वर्चुअल मनी, यानी वहां कोई किसी भी प्लास्टिक मनी, किसी भी पेपर मनी, कोई करेंसी की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ फोन के ऊपर एक ऐप डाउनलोड करना है और उसके जरिए आप अपना सब इंतजाम करते हो, पैसे ले दे सकते हो, वस्तु सेवा ले दे सकते हो। तो आज इस लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये तो हुआ पैसे के बारे में, किस तरह से पैसे का इवोल्यूशन हुआ। बैंक का कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो ये समझना बहुत ही रोमांचक है। दोस्तों, ऐसा था कि जब से मनुष्य ने समाज का निर्माण किया है, लोग एक जगह बैठ के बस्ती करने लगे, तब से अर्थव्यवस्था शुरुआत है, तभी लोग कमा रहे हैं, धंधा पानी कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से हमारे घरों घरों में व्यवस्था है, अलमारी है, और उसमें की लगने वाली चाबी भी है, लॉकर है, कि हम लोग अपना मूल्यवान कीमती सामान, हमारे पैसे हम लोग अपने यहाँ रख सकते हैं, वैसा उस टाइम नहीं था। पुराने जमाने में, एंशिएंट प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, लोग करते थे, लेकिन उनके पैसे या उनका ये जो मूल्यवान चीज कहाँ रखे, ये पूरी सिस्टम आज जैसे है वैसे वहां नहीं थी। लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा श्रद्धा हमेशा ही रही है, जब से मनुष्य समाज प्रिय प्राणी तैयार हुआ है, हमेशा ही उसकी सबसे ज्यादा श्रद्धा रही है धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। तो सभी लोगों का सबसे ज्यादा विश्वास अपने अपने धर्म के ऊपर था और उसकी पूजा करने वाले था। और सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई थी ये सब चीजें रखने की, पैसा रखने की, मूल्यवान चीजें रखने की, तो वो थी ऐसी जगह जहां इस धर्म का प्रसार करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसमें आते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सभी चीजें। तो दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे पहली बैंक अगर कोई है तो वो ये है। ये सभी धर्म के जो प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है, ये हुआ करते थे बैंक। हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारे गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये हुआ करते थे बैंक। और इतना ही नहीं, ये संस्थाएं बाद में लोगों से ये सब वहां आता था, और ये प्रॉपर बैंक जैसे काम करते थे। ये लोगों को जब जरूरत पड़ी थी तब पैसा देते थे, अगर कुछ संकट या कुछ चैलेंज आए तो उसमें पैसा खर्च करते थे।
और पूरे लोग अपना पूरा जो वैल्यूएबल्स था, जो पूरा मूल्यवान चीजें, वो मंदिरों में रखते थे। और हमने देखा कि हमारे देश में तो हम पूरे दुनिया में इस समाज कालखंड में 90% ऑफ द टाइम वी वेर नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 90% ऑफ द टाइम हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो हमें बाहर से खरीदनी हो, हम तो सिर्फ लोगों से सोना लेते थे, ऐसे लेवल पे हम लोग थे। और हम लोग ये पूरा सोना इन मंदिरों में रखते थे। और यही फिर मैडम ने भी आज जो स्टोरी बताई वो, और बाकी हम देखते मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर, ऐसा सब हुआ करते थे। और लोग भी क्या करते थे कि उनकी जो भी निजी संपत्ति थी वो उसको भी इस धातु में, मूल्यवान धातु या मूल्यवान जो रत्न होते उसमें कन्वर्ट करते थे। और ये पूरे जो रत्न है, जो मूल्यवान, यानी सपोज आपने कुछ काम किया, आपने जमीन बेची है, जो कुछ जो भी पैसा है ना, वो फिर उसमें कन्वर्ट करते थे। और ये फिर ये मूल्यवान धातु वगैरह ये सब वो मंदिरों में रखते थे। और यही कारण है दोस्तों कि क्यों जब भी कोई वॉर होता था, कोई युद्ध होता था, तो दो राजाओं के बीच में भी युद्ध होता था, तो वो मंदिरों को जाके उसको लुटते थे। क्योंकि ये मंदिर, ये गिरजाघर, ये सब कुछ थे ना, ये एक्चुअली बैंक थे। ये बहुत सारा पैसा उस मंदिरों में, मस्जिदों में, ये चर्चों में हुआ करता था। इसीलिए आप देखोगे, चाहे वो अपने अंदर का राजा हो, चाहे बाहर का कोई आके यहाँ हमारे यहाँ साथ झगड़ा या वॉर कर रहा हो, तो वो पहले जाके उसको लुटते थे। तो दोस्तों, हमारे देश में जो बैंकिंग का इतिहास है वो भी बहुत ही रोमांचक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सबसे प्राचीन जो दस्तावेज है, जो वेद और उपनिषद है, जो ग्रंथ है, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था, सभी चीजों का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने विवरण दिया हुआ है। लेकिन उसी के साथ और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि प्राचीन काल से हमारे यहाँ है साहूकारी। साहूकारी यानी जब आपको पैसे लगते थे, तब कुछ लोग थे उस टाइम भी समाज में जो आपको बहुत बड़ा चढ़ा के, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से आपको पैसे देते थे। यानी इतना ज्यादा इंटरेस्ट कि पूरी जिंदगी फिर वो उनके लिए काम करते थे। तो वो जो साहूकारी थी वो आज भी हम लोग देखते कि आज भी है। उसके बाद मध्ययुगीन भारत का कालखंड आया, उसमें भी जो भी मुगल एम्पायर थे वो सब, उन्होंने भी कुछ बैंकिंग सिस्टम का काम शुरू किया। उन्होंने भी एक दस्तावेज करके जो हुंडी हम लोग कह सकते हैं, ऐसी ऐसी संकल्पना, ऐसे काम चालू किया। तो तब मध्ययुगीन भारत में इस बैंकिंग जो सिस्टम थी या बैंकिंग का जो कामकाज था, उसमें दस्तावेज की शुरुआत हुई। और दस्तावेज भी आगे जाके फिर हुंडी और बाकी की चीज होने लगी। और मॉडर्न यानी आधुनिक कालखंड में आधुनिक कालखंड की शुरुआत होती है अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज तो एक कंपनी थी प्रॉपर, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका तो एक ही मोटिव था, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने अभी पीछे हमारे देश में प्राचीन कालखंड में या मध्ययुगीन कालखंड में क्या बैंकिंग व्यवस्था थी हमें पता नहीं। क्योंकि उसके बारे में कुछ कुछ पेपर्स या उसके बारे में कुछ जो लिखा था वो कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। ओके, हो सकता है, तो मुझे अभी तक तो मिला नहीं, शायद मुझे अब ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कुछ लिख के रखा है। अंग्रेजों जब यहाँ आए बिजनेस करने के लिए, तो उनके लोगों ने लिख के रखा है कि वो यहाँ की ये पूरी अर्थव्यवस्था, ये पूरी जो बैंकिंग सिस्टम थी, वो इतनी अच्छी तरीके से थी कि उनके कंपैरिजन में ये अंग्रेज बहुत पीछे थे, ऐसा अंग्रेजों ने लिख के रखा है। सबसे पहले मॉडर्न बैंक जो हमारे यहाँ खुली वो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, और 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये दोनों बैंक ज्यादा देर तक चली नहीं। इन अंग्रेजों ने अपने बिजनेसेस के लिए बैंकों का निर्माण किया। उनको चाहिए थे पैसे, या उनको आदान प्रदान, वस्तु के आदान प्रदान करने के लिए चाहिए थे सपोर्ट। तो इसीलिए फिर उन्होंने ये बैंकों का निर्माण किया, जिस बैंक में है यूनियन बैंक ऑफ कलकत्ता, सबसे पहली बैंक है जिन्होंने शुरुआत की। और दूसरी बात इलाहाबाद बैंक, जो अभी भी काम कर रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, बाहर के जो फॉरेन बैंक्स थे उनके उनके देश में, उनको भी यहाँ लेके आए। देखो बैंक की जो जरूरत है वो उन दिनों भी कितनी थी, ये आप समझ सकते हैं कि बैंक कितने अहम होते थे बिजनेसेस के लिए। अंग्रेजों ने देखो ये सिर्फ दो ही नाम दिए थे, दो नाम नहीं है। अभी भी मैंने जो बताया दो नाम, बहुत सारे नाम है जो मैं यहाँ नहीं दे सकता। और मुझे लगता है कि आप पढ़ो इसके बारे में, देखो फॉरेन बैंक्स में मैंने सिर्फ वही नाम लिखे जो आप जानते हो। HSBC जानते हो, ग्रीनलैंड जानते हो, ये दोनों बैंक तब से है, तब अंग्रेजों ने लाया हमारे उनके काम के लिए, बिजनेसेस के लिए। लेकिन पूरी तरह से भारतीय बैंक,
पूरी तरह से भारतीयों ने तैयार की बैंक, इसकी भी शुरुआत हुई, क्योंकि इतने सारे भारतीय व्यापारी थे, वो भी अपना काम धंधा कर ही रहे थे। तो सबसे पहली बैंक जो शुरुआत हुई वो थी औध कमर्शियल बैंक 1881 में, और बाद में पंजाब नेशनल बैंक जो 1894 से चल रही है, जो आज भी चल रही है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 1900 के 19वां जो शतक है उसके एंड तक ये सब बैंकिंग की शुरुआत हुई। और जब 19 के बाद 20वां जो शतक था उसमें शुरुआत हुई है स्वदेशी मूवमेंट की। अभी जब ये स्वदेशी मूवमेंट शुरुआत हुई तब सभी लोग अपना नारा लगा रहे थे कि नहीं स्वदेशी, तो उसमें बहुत सारी बैंक सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए, भारतीयों के लिए शुरुआत हुई। हमारे लोगों ने शुरुआत की, जिसमें सीरियन कैथलिक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक और कई सारे हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सभी बैंकों की शुरुआत बाद में स्वदेशी यानी 1910 से लेकर 1920 तक इस सब कालखंड में इन बैंक की शुरुआत हुई। और 1934 में सबसे जन्म हुआ एक एक्ट का जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 से इस बैंक का जन्म हुआ। एक्चुअली 1926 में हिल्टन यंग कमीशन करके कमीशन अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने यहाँ भारत में भेजा कि भारत में ये पूरी जो अर्थव्यवस्था को लेके जो बैंकिंग सिस्टम है उसको किस तरह से हम लोग मॉनिटर करें, किस तरह से कंट्रोल करें, किस तरह से इस पूरा सिस्टम होना चाहिए, किस तरह से चलन होना चाहिए, और किस तरह से चलन का आगे अर्थव्यवस्था को लेके जाने का उसका सहभाग होना चाहिए, रोल होना चाहिए। ये पूरा करने के लिए 26 से लेके, आई मीन उसके पहले भी वो काम कर रहे थे, 26 में इंडिया आए थे ये काम करने, और 34 के एंड में अपना कायदा बना। लेकिन ये पूरा करने के बाद हम लोग गर्व के एक साथ कह सकते हैं कि ये पूरा हिल्टन यंग कमीशन ने जो भी आरबीआई बनाया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया, वो हमारे एक भारतीय ने, जो देश के, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट अर्थतज्ञ थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके सजेशन से बना। तो उन्होंने जितने भी सजेशन थे उससे अपना बना आरबीआई। आजादी के बाद अंग्रेज तो छड़ गए, लेकिन ये पूरी व्यवस्था वहां थी। कुछ बैंक थे जो प्राइवेटली काम करते थे और ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो अपने सरकार के लिए भी ये बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, उसकी अच्छी तरह से आगे लेके जाना, ये बहुत जरूरी था। तो फिर यहाँ के सरकार ने, जो आजाद होने के बाद सरकार ने क्या किया, तो सबसे पहले हमारी जो आरबीआई, सभी बैंकों का नियंत्रण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले उसका राष्ट्रीयकरण किया। तो 1949 में हमारे ये जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ और वो 100% सरकार की ऑर्गेनाइजेशन हो गई। उसके बाद हमारे देश में अंग्रेजों का जो बिजनेस चल रहा था उसके लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण बैंक थे, जिनको हम लोग इंपीरियल बैंक बोलते थे, बाद में प्रेसिडेंशियल बैंक बोलने लगे। तो प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ कलकत्ता पहले नंबर 1 बैंक, दूसरी प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 3 बैंक ने बहुत अहम हिस्सा थी पूरे इंडियन ब्रिटिश एम्पायर का। इन तीनों बैंक को मिला के फिर भारत सरकार ने एक बैंक बनाई जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में ये बैंक बनी। और दोस्तों आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी जो बैंक है उसमें से एक है। आपको अगर याद मालूम होगा तो फॉर्चून 500 यानी दुनिया के सबसे बड़े जो 500 बिजनेसेस है उसमें भारत की तरफ से सिर्फ एक बैंक है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। लेकिन भारत सरकार हमेशा जानती थी कि ये अगर हमें अपने देश को आगे लेके जाना है या इसको डेवलप करना है, आर्थिक जितनी पॉसिबिलिटी वो बेहतर करना है, तो उसके लिए बैंक कितना जरूरी है। तो आप देखोगे तो देखिएगा कि इस आजादी के बाद इस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पूरी बहुत कोशिश की गई, मेहनत की गई, लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो स्टेटस था, जो परिस्थिति थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि प्राइवेट जो बैंक थी, जो महत्वपूर्ण बैंक थी और जो सिर्फ शहरों में काम करती थी, ऐसे बैंकों के पास लगभग 85% पैसा था। ओके, अभी आप समझिए कि हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, 70% लोग वहां रहते हैं, 30% शहरों में रहते हैं, और सभी जो बैंकिंग सिस्टम है वो शहरों में था। सभी जो कुछ पैसा था उसमें से 85% शहरों में था। और ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था का बेसिक नींव थी, हमारी जो खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, छोटे छोटे उद्योग, उनके पास देने के लिए कोई बैंकिंग सिस्टम ही नहीं थी। तो इसीलिए ये निर्णय हुआ और 1969 में और 1980 ऐसे 2 बार ये जो खासगी बैंक थी, प्राइवेट बैंक थी, जो अपनी तरफ से बिजनेस करती थी,
सिर्फ शहरों में बड़े बड़े बिजनेस को पैसा देती है, उन सभी का फिर राष्ट्रीयकरण हुआ। 69 में 14 इंपॉर्टेंट बैंक और इस 80 में 6 बैंक। और आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर में 69 में सिर्फ 5% जो पद पुरवठा था, जो लोन थे, वो सिर्फ 5% दिया करते थे। फिर राष्ट्रीयकरण के बाद अभी हम लोग 18-20% देते हैं। और जो छोटे बिजनेसेस है, जो पूरा बैकबोन है हमारे इकोनॉमी का, उसके लिए भी बहुत कम 8 से 10% इतने ही थे। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जो था वो हमारा 12 से 14% इतना ही था। वो पूरा प्रायोरिटी सेक्टर बढ़ के आज 45% इतना प्रायोरिटी सेक्टर है। तो जो भी जरूरतें थे वो जरूरतें पूरी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जरूरतें काफी नहीं थी। हम लोग ने देखा हमेशा कि ये जब से सरकार, हम लोग जब से आजाद हुए, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की जो मानसिकता थी वो वैसे ही रही। ये सभी जो बाबू लोग सब काम करते थे, रेड टेपिज्म यानी लाल फीती, यानी कोई भी काम करना हो तो मिलता ही नहीं था कुछ, लाइसेंस राज, ये सब कुछ। और बैंक का भी उसमें वैसी उसी तरह बैंक पूरी सिस्टम जो थी उसी की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लोगों को फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए 91 में जो भी उदारीकरण, जागतिकीकरण और खाजगीकरण, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 1991 में हुआ, क्योंकि हम बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति में थे इस सभी लाल फीती की वजह से। तो सब निकाल दिया गया और उसमें से फिर बैंक भी निकाल दी गई और बहुत सारी बैंक का जन्म उसके बाद हुआ। आज हमारे देश में जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बैंक है उनका जन्म इस 91 के बाद हुआ। तो दोस्तों अलग अलग तरह की बैंक होती है। सबसे पहले तो एक बैंक है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो मीन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, जो हमारी देश की मध्यवर्ती बैंक है। ये एक ऐसी बैंक, एक ऐसी संस्था जो हमारे देश में सर्वोच्च तो है ही, लेकिन बाकी पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश का उसको रेगुलेट करती है, उसका नियंत्रण करती है, उसको सुपरवाइज करती है। बैंकों की बैंक अगर कोई है तो वो है आरबीआई। सब कुछ बैंक के बारे में अगर कोई तय करना है, आगे की कुछ ध्येय धोरण है, गाइडलाइंस है, ये कौन डिसाइड करता है? तो वो करती है आरबीआई। तो आरबीआई एक अपनी तरह से एक अलग ऐसी संस्था है। लेकिन दूसरे जो है, जो नॉर्मली बिजनेस करते हैं, वो सभी आते हैं कमर्शियल बैंकों में। कमर्शियल बैंक यानी ऑफकोर्स बिजनेस है। बैंक भी वैसे देखा जाए तो बिजनेस करने वाली संस्था है। उनका काम क्या है कि आपके पैसे लेना और वो पैसे तो किसी अच्छी जगह पे डालना और उससे ज्यादा पैसा, ज्यादा ब्याज लेना, क्योंकि आपसे अगर पैसे लेते हैं बैंक तो आपको भी ब्याज देना है उसके ऊपर। तो ये सब करने वाली, इनको सभी कहते हैं कमर्शियल बैंक। और इसके भी प्रकार है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और कोऑपरेटिव, फॉरेन। तो गवर्नमेंट, अभी आज की तारीख में जो कमर्शियल बैंक्स है, बैंकिंग जो चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट बैंकों की संख्या है 12। सब ये मर्जिंग वगैरह होने के बाद 12, उनके कई सारे ब्रांचेस है जो काम कर रहे हैं। उसके बाद है प्राइवेट बैंक, लगभग 22 प्राइवेट बैंक आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जो जिनके अलग अलग नंबर है, संख्या मैं आपको बताऊंगा। और फॉरेन बैंक्स, कई सारे फॉरेन बैंक्स भी है जो आज की तारीख में हमारे यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। अभी हर गवर्नमेंट बैंक कितने हैं, कैसे काम कर रही है, फॉरेन बैंक कितने हैं, कैसे काम कर रही है, प्राइवेट बैंक का कैसे चल रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर आज हमारे देश में जिसका नाम है सहकारी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। और ये सहकारी बैंक्स भी गवर्नमेंट की खुद की भी है और प्राइवेट भी है। अभी सहकारी बैंक यानी समझिए कि लोग इकट्ठा आके सहकार के तत्व के ऊपर बैंक बनाते हैं। ये बहुत ही बड़ी एक हमारे देश में ऐसी एक सिस्टम है सहकारी बैंकों की, जो सिर्फ ग्रामीण नहीं, शहरी यानी शहरों में भी है, और जो सिर्फ खेती के लिए नहीं तो बाकी सब चीजों के लिए भी। और इसकी बहुत अच्छी जानकारी हम लोग जल्दी लेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम जो है भारत में, तो देखिए अगर कोई पूछेगा कि आपके यहाँ बैंक कितने हैं, कितनी व्यवस्था है आपकी बैंक में, तो ये सिंपल सा हम लोग बोल देते हैं कि हमारे यहाँ बैंक डेंसिटी कितनी है, तो 1 लाख लोगों के लिए हमारे यहाँ 14.58 इतने बैंक है, तो एवरेज है। दुनिया का ग्लोबल कितना एवरेज है, तो दुनिया में 1 लाख लोगों के लिए 17.80 इतना है। तो ज्यादा फर्क नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, हम लोग कम है तो ठीक है, लेकिन इतना हमारा एवरेज है। लेकिन दोस्तों बैंकिंग का मतलब ये नहीं, पहले हमको सबको ये समझना पड़ेगा, एवरेज 1 लाख लोगों के पीछे इतने बैंक है, ये एवरेज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना, इंक्लूसिव बैंकिंग।
देखो क्या है कि एवरेज कैसे करते हैं आप, कि शहरों में बहुत ज्यादा है, गांव में कम है, पूरा आप इकट्ठा लाते हैं और उसको डिवाइड करके आप एवरेज निकालते हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि आज की तारीख में बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। जैसे पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया, तो वैसे ही बैंक, हर कोई हर कोई व्यक्ति, हर कोई परिवार अगर कहीं भी रहता हो तो उसको कम पैसे वाले, आई मीन वो जो अफोर्ड कर पाए उस वो सब चीज को, तो ऐसा अफोर्डेबल कम पैसों वाली सस्टेनेबल ऐसी बैंकिंग, और उसके बैंकिंग से रिलेटेड हर चीजें सर्विसेज जो होती है वो मिलना, हर देश के देश की एक प्रमुख प्राथमिकता है। आप समझ रहे इस बात को? यानी हमारे यहाँ हमारे देश में रहने वाले हर परिवार को बैंकिंग से जुड़े हुए हर व्यवस्था, मीन हर प्रोडक्ट्स, यानी इंश्योरेंस, लोन, बाकी डिपॉजिट्स, ये सभी कुछ मिलने चाहिए, अच्छे दाम पे मिलने चाहिए, सस्टेनेबल मिलने चाहिए, तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था आगे चढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ जितने लोग शहरों में रहते हैं, अभी शहर या अर्बन जिसे कहते हैं, तो ये भी 3 टाइप के हैं। ओके, पहले आता है सेमी अर्बन। अभी इसमें हिंदी को में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, लेकिन सेमी अर्बन, सेमी अर्बन यानी क्या, तो वो शहर जिसमें 10,000 से 1 लाख तक इतनी जनसंख्या है। नेक्स्ट आता है अर्बन, जिसे 1 लाख से 10 लाख की व्यवस्था है, वो अर्बन जिसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। और थर्ड है मेट्रो, मेट्रो सिटी, उसपे 10 लाख से ज्यादा अगर लोग रहते हैं तो उसको कहते हैं मेट्रो। अब इस अर्बन नागरिक क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अर्बन इसमें रहते हैं, सेमी अर्बन नहीं तो अर्बन, यानी 1 लाख से लेके 10 लाख तक, ऐसे सब बहुत सारी सिटीज है, शहर है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ब्रांचेस ऑलमोस्ट 27% है देश के, लेकिन डिपॉजिट्स पैसा कितना है उनके पास, सिर्फ 16%। और उसके भी आगे जाके जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वहां क्रेडिट लोन कितने दिए जाते हैं, सिर्फ 12%। और सीडीआर अगर आप देखोगे तो सीडीआर भी इतना कम है। तो सीडीआर यानी क्या, तो कैश डिपॉजिट रेशो, यानी 54.80, यानी जितना आपके पास कैश है उतना ही आपने एक्चुअली लोन देना चाहिए आइडियली। सीडीआर जो बोलते हैं क्रेडिट एंड डिपॉजिट का रेशो होता है वो। अगर आपके पास इतना डिपॉजिट है तो आपने वो यूटिलाइज करना चाहिए लोगों के लिए, ऐसा उसका अर्थ होता है। वो होना चाहिए 90 के ऊपर होना चाहिए। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है, पूरा सबको मिल, तो 100 करोड़ रुपए का आपने लोगों के लिए कुछ काम धंधा करने के लिए भी देना चाहिए। लेकिन यहाँ अर्बन में हम देखते हैं तो कितना है, ऑलमोस्ट हाफ देते नहीं, वो बहुत कम है। दूसरा, अगर आप यही चीज मेट्रो में जाओगे तो मेट्रो सिटीज में जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, ब्रांचेस कितने हैं, 19% सिर्फ। दुनिया देश के जितने भी ब्रांचेस है उसमें से सिर्फ 19% है वहां, 19। लेकिन डिपॉजिट्स कितना है, पैसा कितना पड़ा हुआ है, तो 50% से ज्यादा है। क्रेडिट्स लोन कितने दिए जाते हैं, तो पूरे देश में जितने लोन दिए जाते हैं उसके 64% इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा लोन इन शहरों में दिया जाता है, मेट्रो में दिया जाता है। 19% बैंक है और 64%, और 96% सीडीआर, यानी जितना पैसा उनके पास है ऑलमोस्ट सब वो लोन में लगा देते हैं। तो ये परिस्थिति मेट्रो सिटी की। लेकिन यही चीज अगर आप रूरल में देखोगे, हमारे गांव में देखोगे, गांव में दोस्तों ब्रांचेस, हम लोग बोलते हैं ना 1 लाख के कुछ है, हमारी इतनी बैंक है, ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस ऑलमोस्ट 1/3 से ज्यादा 35% इतने ब्रांचेस हमारे देश के, हमारे गांव में। लेकिन डिपॉजिट कितना, पैसा कितना उनके पास, तो सिर्फ 10%। जितना पैसे देश का है सिर्फ 10% पैसा है रूरल में। और क्रेडिट लोन कितने देते हैं, लोन जहां 50% से ज्यादा आबादी है, जहां खेती है, सब कुछ है, लोन सिर्फ 8% दिया जाता है। 60% सिर्फ वो सीडीआर है, कैश डिपॉजिट रेशो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनइवन है। इनफैक्ट यही तो चीज थी कि जिसकी वजह से राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी जो चीज थी 1969 में कि जिसकी वजह से राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा, अब आज फिर से पूरा सर्कल घूम के हम लोग शायद उसी तरीके से आए। और दोस्तों अगर आप ट्राइबल की बात करें, आदिवासी क्षेत्र की बात करें, तो ये परिस्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। अगर आप हिली, उसमें भी अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इनको इंक्लूसिव जो बैंकिंग हम लोग बोलते हैं कि ये सब व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए, उस कम पैसे में होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कैसे उनको मिलती होगी, कैसी उसकी परिस्थिति होगी। तो एक्चुअली
इस बैंक का हमारे इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था में बहुत 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 बड़ा योगदान है। अगर आपको लगता है कि बैंक चाहिए सिर्फ लोन के लिए, तो आप गलत हो। हर चीज के लिए बैंक का इतना बड़ा योगदान होता है किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमी के लिए। कैसे एक कोई क्षेत्र आगे बढ़ेगा, कैसे कोई क्षेत्र डेवलप होगा, तो उसके रिसोर्सेज डेवलप होने चाहिए। कैसे कोई क्षेत्र डेवलप होगा, तो वहां बिजनेसेस डेवलप होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस ऐसा तरीका है कि जिसकी वजह से हम लोग रिसोर्सेस डेवलप करते हैं। चाहे वो जमीन हो, लोग हो, पानी हो, जो कुछ है, उसको डेवलप करने का तरीका है बिजनेस का। तो उसके लिए चाहिए बैंक, क्योंकि बैंक हर स्टेप के लिए लगती है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और रजिस्ट्रेशन की फीस भरनी है, तो भी आपको अपनी बैंक के थ्रू भरनी पड़ती है। आगे जाके बिजनेस में आपको कोई सरकार की चलन या गवर्नमेंट की फीस, जो अलग अलग लाइसेंसेस है, सब कुछ, हर चीज बैंक के थ्रू करनी पड़ती है। हर स्टेप के लिए बैंक लगती है, ना कि सिर्फ लोन के लिए। बैंक क्या करती है, सबसे पहले ऑफ कोर्स अपने बिजनेस के लिए कैपिटल प्रोवाइड करती है अलग अलग माध्यम से। लेकिन बैंक सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, अपने देश में ये जो पूरा पैसा है, कैपिटल है, उसको मोबिलाइज करती है, उसको चैनलाइज करती है। क्योंकि बैंक के पास कहां से पैसा आता है, तो लोगों का पैसा ही होता है। और कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वो बहुत कम उनका खुद का रहता है, लेकिन वो सभी लोगों से वो डिपॉजिट्स लेके, वो अच्छी सुविधा देके वो पैसा जमा करते हैं, और फिर इस पैसे को इन्वेस्ट करती है दूसरी जगह पे। तो इन सभी अपने देश का पैसा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा भी अगर लिया तो बहुत ज्यादा बन जाता है। तो इन पैसे को कलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और फिर अपने देश के लिए कैपिटल जमा करते हैं। अपने देश के निर्माण के लिए, ग्रोथ के लिए जो कैपिटल तैयार करना है, जो पूंजी तैयार करनी है, वो पूंजी तैयार करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम बैंक करती है। और इतना ही नहीं, यानी अगर आपको सिर्फ लोन देना इतना ही नहीं, लेकिन अगर आपकी कंपनी है और आपको पैसे चाहिए, अभी आप पैसे कैसे मिलेंगे, लोन तो एक बात है, लेकिन हम लोग शेयर्स देते हैं, ओके, और पैसे जमा करते हैं। एक तो शेयर्स हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है कर्जा। तो कर्जा भी बहुत सारे लोगों को, जिस कर्ज रोके जिसे कहते हैं, डिबेंचर जिसे कहते हैं, वो दे सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पैसा ले सकते हैं। जब शेयर्स देते हैं तो लोगों को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। जब कर्जा आप लेते हो, कर्ज रोके या डिबेंचर करके, तब लोगों को सिर्फ बैंक के जैसा आपको इंटरेस्ट देना होता है। दोनों चीजों में बैंक अहम भूमिका करती है। दोस्तों, वो पीरियड जब पैसा नहीं होता किसी के पास, तो ये बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल तैयार करती है, मीन प्ले करती है। दोनों चीज में बैंक गारंटी दे सकती है। यानी अगर कोई किसी कंपनी को लोन दे रहा है, तो बैंक वहां जिम्मेदारी लेते हैं ना, हम लोग गारंटर करके खड़ी होती है बैंक, कि आप दीजिए, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। या शेयर्स देते हैं तो उसके बारे में भी वहां भी बैंक गारंटी लेती है। आपको अगर मालूम होगा तो आईपीओ, यानी कोई भी कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट जाती है और पैसा रेज करने के लिए अपने शेयर्स लोगों को देती है, पब्लिक को देती है, तो उसे कहती है आईपीओ। दूसरी बार जब जाती है, उसके बाद आईपीओ के बाद कितनी भी बार जा सकती है, तो दूसरी बार जब जाती है तो उसे कहते हैं एफपीओ। इन दोनों इसमें एक जिम्मेदारी लेने वाली बैंक होती है, जिसे कहते हैं अंडर राइटर बैंक। तो कंपलसरी लगती है कि अगर आपने ये 10 लाख शेयर्स अभी आपको पब्लिक को देने हैं, तो अगर ये 10 लाख शेयर्स नहीं किसी ने ले तो हम लोग लेंगे, ऐसी गारंटी लेने वाली बैंक होती है, जिसके बाद फिर आईपीओ एफपीओ आप कर सकते हैं। तो बैंक आपका बिजनेस पार्टनर हो सकती है, होती है हमेशा के लिए। आप जैसे ग्रो करती है, वैसे बैंक आपको हमेशा जो जो जरूरत लगती है वो देती है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप बिजनेस की शुरुआत करते हो, आपको थोड़ा सा पैसा लगता है, उसके बाद अभी बढ़ते हो और ज्यादा पैसा लगता है, तो हर बार वो आपका लोन बढ़ा के देती है, इनिशियल थोड़ा देती है, बाद में बड़ा के करती है, ऐसा सब करती है। और बैंक ना कि सिर्फ वो पैसा देने के लिए, लेकिन आपकी एक एडवाइजर, आपको कोई भी चीज की जब जरूरत लगे, कंसल्टेंसी लगे, ये बैंक के खुद के एडवाइजर होते हैं, जो ये करा के दे सकते हैं, डीपीआर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारा रोल है बैंक का आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो बैंक की पूरी जो व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था, इसके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो कैसे चैलेंजेस है, तो सबसे पहले यही मुश्किल है, लोन मुझे लेना, कर्जा लेना, ये सबसे मुश्किल हमारे देश में है। बाकी देश को पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा अभी कैसे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी भाग, अर्बन, कितना कम वहां क्रेडिट है, बहुत मुश्किल। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि
बैंक भी एक व्यवस्था है और बैंक को भी चाहिए। देखो बैंक, अगर आप ऐसा समझते हो कि नहीं अगर कोई बैंक सिर्फ डिपॉजिट ले रही है तो बहुत अमीर बैंक है, तो बिल्कुल नहीं, डूब जाएगी वो बैंक। अगर बैंक कर्जा नहीं देगी तो डूब जाएगी, क्योंकि बैंक जो जिससे पैसा लेते हैं उनको ब्याज ब्याज भी तो देना है ना, तो उनको कंपलसरी है कर्जा देना। उनको कंपलसरी, अच्छे लोग हैं, लोगों को कर्जा दे, उनको भी अच्छा पैसा मिले, सामने वाले का भी फायदा, फिर भी लोन नहीं मिलता। दूसरे, ये जो एग्रीकल्चर है, जो हमारे पूरे बिजनेस का या अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बैकबोन है, कृषि और लघु उद्योग, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले क्षेत्र है, वही लोन नहीं है। सबसे कम लोन अगर आप देखोगे, तो पूरी प्रायोरिटी सेक्टर में सब कुछ है, लेकिन जितना चाहिए वैसे पर्वत क्षेत्र में नहीं है लोन। और ये व्यवस्था ऑलमोस्ट हर राज्य में है, हर राज्य में ये परिस्थिति है। आपको शायद पता नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर को लेके और इस लघु उद्योग को लेके एक बहुत बड़ी यंत्रणा है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिर भी आज हमारे खेती बाड़ी के लिए, हमारे इस लघु उद्योग के लिए लोन ही नहीं मिलता। आज भी अगर आप देखो साहूकारी, यानी सिर्फ एक ऐसे छोटी से एस्टिमेट है कि 50% से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा हो सकती है। आपको शायद अंदाजा नहीं लोग किस तरह से, यानी 500,000 रुपए से लेके उनको लोन लगता है। ऐसी ऐसी जरूरत होती है, सिंपल बेसिक, और उसके लिए यही साहूकार लेते हैं, जो इतना, जो महीने का 5% ब्याज लेते हैं, 5%, 7%, 8%, 10% तक। और लोन, बस लोन का ब्याज बाद चढ़ता जाता है, और वो वैसे ही अंदर ना आज भी है दोस्तों। ये ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी मुद्रा लोन लाया। मुद्रा लोन में ऐसा है कि 50,000 तक आपको लोन ऐसा ही मिलना चाहिए, ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं होनी, लेकिन फिर भी नहीं मिलता। 50,000 तो ज्यादा है, लेकिन 2,000, 5,000, 10,000 भी लोगों की जरूरतें होती है, जो नहीं होती। और आज की तारीख में भी बहुत बड़ा सेगमेंट है साहूकारी, जो इस तरह से लोन देता है और पूरी जिंदगी फिर उनको वो चुकाना पड़ता है। और हमारे देश में एनपीए ज्यादा है, पूरे पूरे दुनिया का ऑलमोस्ट 5% है, और हमारा 7 से लेके 8% तक है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि हम लोग, ये सब ऐसी परिस्थिति है। एक तरफ बैंक है जिनको ग्रो होने के लिए भी अच्छे कस्टमर चाहिए, और एक तरफ हमारी जनता है जिनको पर्याप्त लोन नहीं मिलता। दूसरी तरफ ऐसी भी परिस्थिति है कि कैसे एक गांव है, जो गांव 80% पूरे साहूकारी पे चलता था, लेकिन एक चीज की वजह से वो पूरी साहूकारी खत्म हुई, और अभी लोग सिर्फ 10% तक शायद साहूकारी जाती है, बाकी पूरे लोग वो साहूकारी से मुक्त हो गए। कैसे एक छोटी सी बैंक कैसे पूरे देश को बदल सकती है, कैसी ग्रामीण व्यवस्था है, कैसे इस खेतीबाड़ी के लिए व्यवस्था है, एग्रीकल्चर के लिए कितना बड़ा सिस्टम आज हमारे देश में है। सरकार ने आजादी के बाद अभी तक कितना कुछ सरकार कर रही है इस एग्रीकल्चर के लिए, फिर भी वो नहीं हो रहा है। वो सब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं, ये फाइनेंस, ये पैसे का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे विनती है कि मैंने अभी आज यहाँ सेशन में कोई ज्यादा आपको वो आंकड़े नहीं बताया, ये ऐसे इतने इतने ब्रांचेस ऐसे नहीं बताया। मुझे लगता है आप जरा जाइए, पढ़िए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपका क्या बैकग्राउंड है, कुछ नहीं। जितना आपको समझता है बैंक के बारे में, जितना आप पढ़ सकते हो, नेट से पढ़ो, अखबार पढ़ो, कोई बुक किताब पढ़ो, अपने बच्चों जो स्कूल में कॉलेज में जा रहे हैं उनसे पढ़ो, जो भी आपसे हो सकता है। लेकिन सिंपल चीजें, CLR SLR सिंपल चीज होते हैं, क्या करता है RBI, ये पढ़िए आप, ये पढ़िए, थोड़ी सी जानकारी लीजिए। आपको, हमको एक्सपर्ट नहीं होना, हमें कोई बैलेंस शीट नहीं तैयार करनी, लेकिन समझनी तो चाहिए क्या होती है बैलेंस शीट। दोस्तों छोटी छोटी चीजें, ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी ने इसको पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए, आप देखिए हमारे यहाँ अपने आजू बाजू, अपने क्षेत्र में, तहसील में, गांव में इस बैंकिंग की क्या व्यवस्था है, और वो सभी चीजें मैं आपको बताऊं कैसे सोल्यूशन। और मैंने कि हम लोग भविष्य में सोल्यूशन की बात करें, आज सोल्यूशन है, जैसे मैंने बताया कि कैसे गौरव, जो जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, वो गांव तो एकदम ट्राइबल था, है, जो पूरी तरह से साहूकारी मुक्त भी हो गए, और दूसरी तरह से कैसे एक बैंक पूरे देश को बदल के रखती। तो ये सभी चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट अगले शुक्रवार इसी समय देखेंगे। लेकिन तब तक ये आपका गृह पाठ है, ये आपकी पढ़ाई है जो आपको करनी है, और नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।
आर्थिक आजादी की बात करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे, तो उसके पहले पैसे को जानना होगा। हम जब बात करते हैं कि फ्यूल इंडिपेंडेंस देंगे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देंगे, जब तक हमें पैसा समझ नहीं आएगा तब तक हम पैसे का विनियोग अच्छे सही नहीं कर पाएंगे। ये आज का थॉट था और उसकी हिस्ट्री आज बहुत सही तरीके से, सही तरीके से श्याम सर ने बताई है। गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। और आज था आपका एक अनोखा शुक्रवार जहां पे आपने जाना कि हमें एज ए एमसीएल इवन मेंबर, एमसीएल स्टेक होल्डर, एमसीएल का अगर हिस्सा है तो हमें क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए। हर शुक्रवार को आके श्याम सर ने हमें एक एक चीज को बारीकी से समझाने का जो बीड़ा उठाया है, उसकी और एक पहल थी बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया को जानना। पर आज उन्होंने जो पूरा डिग आउट किया है हिस्ट्री को और इतनी सरल से समझाया हमें कि आने वाले फ्यूचर में एमसीएल इंडिया को ग्रेट बनाने में क्या रोल प्ले करेगा प्रैक्टिकली, ये आज के सेशन एक एग्जांपल था। इसका पार्ट 2 आना बाकी है और पार्ट 2 और इंटरेस्टिंग होगा और एजुकेटिव होगा और इंफॉर्मेटिव होगा और हमारी आंखें जरूर खोलेगा। वैसे ही हमें बताया प्राची मैडम ने आज कि कैसे हमारे पुरातन इतिहास में, एंशिएंट इंडिया में जो स्तंभ हुआ करते थे उनकी एनर्जी क्या थी। जी हाँ, हम एनर्जी की बात करते हैं तो प्राची मैडम ने वो अलग तरीके से बताया। तो ये जो ब्रेन इंटेलिजेंस आज हमें मिल रहा है, यही एमसीएल का हिस्सा होने का सही मायने में अर्थ है और यही अर्थ आपको एमसीएल को घर घर में पहुंचाने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, एंड थैंक यू वेरी मच all the MCL India परिवार who are coming here every Friday religiously and interestingly आप ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल द चैनल पार्टनर्स, ऑल एमबीपी ओनर्स, बीडीएस, सीनियर बीडीएस, एमबीएस, एमपी ओनर्स एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ एमसीएल इंडिया। जी हाँ, मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने दिमाग में, आप अपने घर की दीवारों पे, जहां जहां पे आपकी नजर हर रोज जाती है, वहां पर आप एक चीज को लिख के रखिए कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है। जी हाँ, एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया चैट बॉक्स में जाकर जो लिंक शेयर की गई है इसके ऊपर आप आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, जिन्होंने हमें आज एक नई चीज बताई, एक नई चीज सिखाई। दोस्तों, आज तक हम किसी भी धर्मस्थल पर जाते थे तो सिर्फ श्रद्धा के साथ, धार्मिक भावना के साथ, लेकिन इसके पीछे क्या शास्त्रीय दृष्टिकोण है, क्या साइंटिफिक अप्रोच है, ये आज हमें पता चला प्राची मैम के इस सेशन के बाद। सो थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, फिर एक बार एक आई ओपनिंग थॉट हमें देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस विजनरी लीडर का, उस इंसान का जो बार बार हमें ये बताते हैं कि कैसे हम हमारे देश को फिर एक बार सुजलाम सुफलाम बनाए, हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। दोस्तों, उसी का आज ये सेशन था, बैंकिंग इन इंडिया। दोस्तों, इस बैंकिंग इन इंडिया का पार्ट 1 आज आप लोगों ने देखा, लेकिन पार्ट 1 अगर इतना दमदार था तो पार्ट 2 आने वाला जो है वो इससे भी बेहतरीन होगा, जिसमें हम सभी लोग जानेंगे कि आने वाले दिनों में हम हमारे देश को किस तरह से आर्थिक उन्नति कर लेकर जा सकते हैं और बैंकिंग उसमें का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से अगले शुक्रवार भी आप आइए और इस सेशन को सुनिए ताकि आप लोगों को इस बारे में पता चले। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर फॉर गिविंग अस सच इनसाइट्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर ऑफ एमसीएल। शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी एमपीओ, एमबीएस, प्राइम बीडीए, बीडीए,
हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, चैनल पार्टनर्स, MVP, इन सभी का जिन्होंने हम पे विश्वास रखा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी पूरी MCL टीम का, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी सेहत का और अपनी पूरी MCL परिवार के सेहत का ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं मंगेश शिलार, आपका होस्ट, ये घोषित करता हूं कि आज का ये वेबिनार, आज का ये सेशन यही समाप्त हुआ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।